हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बच्चों, ये हमारा अलंकार का दूसरा वीडियो है। हम आपको यूपी पुलिस से संबंधित संपूर्ण सिलेबस अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दीप्ति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? चार विकल्प है बेटा। ए उपमा अलंकार, बी यमक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार और डी रूपक अलंकार। तो बेटा इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा रूपक अलंकार। अंबर को इन्होंने क्या कह दिया? पनघट। अंबर को इन्होंने पनघट कह दिया, यानी कि उपमेय में उपमान में कोई भेद नहीं छोड़ा, भेद रहित आरोप है। अंबर को पनघट कहकर, अंबर पनघट नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने अंबर को पनघट कह दिया। उपमेय अलंकार की पहचान देख लीजिए। एक तो उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा। दूसरी बात, योजक चिन्ह इसमें लगा होगा। ठीक है बेटा, जहां पे योजक चिन्ह लगा हो और उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वह कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? अभेद मतलब कोई भेद ना हो। चार विकल्प है बेटा। ए भ्रांतिमान, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी रूपक। तो उपमेय और उपमान का अभेद कहलाता है बेटा रूपक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। भेद रहित आरोप होना भी यही बात है और अभेद होना भी एक ही बात है। ठीक है बेटा, चलिए सॉरी। प्रश्न संख्या 3। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? चार विकल्प है बेटा। ए रूपक, विश्लेष, सी यमक और डी उत्प्रेक्षा। देखिए, मुख रूपी चांद पर, यानी कि मुख को इन्होंने क्या बता दिया? चांद बता दिया। राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? चार विकल्प है। ए रूपक, बी श्लेष, सी यमक और डी उत्प्रेक्षा। तो बेटा जहां मुख को इन्होंने चांद बता दिया हो, यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, रूपक अलंकार। इसमें रूपी भी आ सकता है और योजक चिन्ह भी आ सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। चरण कमल बंदो हरिराई। ये देखिए बेटा, चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह जो गलती से लगानी है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चार विकल्प हैं। श्लेष अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार और डी रूपक अलंकार। तो बेटा चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण को कमल मान लिया गया। ठीक है बेटा, चरण जैसे कमल नहीं, चरण से कमल नहीं, सीधे सीधे क्या गया? चरण कमल। बंदो हरिराई, मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए आप, इसमें योजक चिन्ह है और चरण को कमल मान लिया गया, यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। इस एग्जाम्पल को आप ऐसे ही याद कर लेंगे बेटा, ये हमेशा एग्जाम में दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 5। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंदो, आगे कौन हवाल। देखिए बेटा, अब ये देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? चार विकल्प है। ए संदेह, बी अनियोक्ति, सी रूपक और डी अतिशयोक्ति। अब ये क्या कह रहा है? ये देखिए बेटा, ये बिहारी जी की क्या है? पंक्ति है। राजा जयसिंह जब भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं, वो रीतिकाल के कवि थे, तो तब उन्हें एक दोहा लिख के भेजते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर अली। आप जिन नायिकाओं के चक्कर में पड़े हैं, ना तो अभी वो पूरी तरह से बड़ी हुई हैं, ना उनमें पराग है, ना उनमें मधुरता है, ना ही वो विकसित हुई है। जब आपका अभी से यही हाल है कि आप प्रजा का सुख दुख सब कुछ छोड़कर केवल भोग विलास में लिप्त हैं, तो आगे कौन हवाल, आगे क्या ही होगा। इस पंक्ति को कागज पे लिखकर जब राजा के पास भिजवाया गया, तो राजा समझ गए और वापस राजकाज को देखने के लिए आ गए। तो बेटा इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है बेटा अनियोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अनियोक्ति अलंकार। आप इसे ऐसे ही याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब अन्य उक्ति के द्वारा आपको कुछ समझाया जा रहा हो, कौन सा अलंकार? अनियोक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 6। बांधा था विधु को किसने, इस इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इसमें से कौन सा अलंकार है? देखिए बेटा, चार विकल्प है।
ए उत्प्रेक्षा, बी विरोधाभास, सी श्लेष और डी अतिशयोक्ति। जब बात को इतना बड़ा चढ़ा के कह दिया जाए ना बेटा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति। यहाँ कौन सा अलंकार है बेटा? यहाँ है अतिशयोक्ति। देखेंगे अतिशयोक्ति कैसा है। वो कहता है नायक क्या कहता है, नायिका से, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। नायिका का मुख इतना सुंदर है कि वो चंद्रमा के समान चमक रहा है, चमकदार है। तो वो कह रहा है इसे किसने बांध दिया? काली जंजीरें उसके मुख पे, उसके घुंघराले लटाएं ऐसे नीचे आई हुई है, दो चार लटाएं हैं। तो कह रहा है इस चांद जैसे चेहरे को, चांद को किसने इन काली, देखिए उसने मुख को चांद बता दिया, चलिए चांद तो बताया, ऊपर से उसके घुंघराले वालों को उसने जंजीर बता दिया कि इन इतने सुंदर मुख को इन काली काली जंजीरों से किसने बांध दिया। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। और जो उसकी मांग है, मांग के बीच में जो सिंदूर है, उसे उन्होंने क्या कह दिया? वो कह रहे हैं उन्होंने उसे फणीदार नाग बता दिया, फणदार नाग बता दिया, जो कि फणदार नाग की तरह लग रहा है उसका सिंदूर। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? जहां उक्ति को विशेष रूप से बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, कौन सा अलंकार हो जाएगा वहां? अतिशयोक्ति। याद कर लेंगे बेटा आप इसे ऐसे का ऐसे ही, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ अंगीरों से। मणि वाले मांग बीच में काटते ना बेटा, बीच में मांग काट लेते हैं और उसमें क्या लगा लेते हैं? उसमें सिंदूर लगा लेते हैं। तो कहते हैं मणियों वाले, ऐसा लग रहा है मणि वाले जो नाग है उसका मुख अंगारों से भरा हुआ हो। ठीक है बेटा, ये मणि वाले नाग हो गए ना, इधर इधर उन्होंने बालों को जंजीर बताया, अब उन्होंने यहाँ इन्हें नाग बता दिया और बीच में जो सिंदूर की रेखा है उसे क्या बता दिया? ये देखिए बेटा, ये बाल है, ये सिंदूर की रेखा है, इन्होंने क्या बता दिया? इसे मणियों वाले नाग बता दिया। ये रहा मणियों वाले फणों का मुख, ये इसका मुख है, भरा हुआ है हीरो से, ये इन्होंने छोटे छोटे हीरे बता दिए, मांग में जो भरे हुए हैं वो हीरे बता दिए। ठीक है बेटा, कि नाग का मुख फणियों वाले हीरो से भरा हुआ है, फन वाले नाग का मुख हीरो से भरा हुआ है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति, क्योंकि उन्होंने मुख को क्या बता दिया? चांद बता दिया और लटकती हुई लटाओं को जंजीर बता दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? 4 विकल्प है बेटा, ए अतिशयोक्ति, बी उपमा, सी रूपक और डी उत्प्रेक्षा। अब देखिए बेटा, जहां बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति। ए विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे? पानी परात को हाथ छियो नहीं, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए तो वो इतने खुश हुए और इतने भावुक हुए कि उन्होंने परात में जो पानी था उनके पैर धोने के लिए उसको हाथ भी नहीं लगाया, उनकी आंखों से ही इतना जल बह रहा था कि उस जल से ही उनके पैर धुल गए। ठीक है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, परात के पानी को तो हाथ भी नहीं लगाया, नैनों के जल से पग धोए, आंखों के जल से ही उन्होंने पैरों को धो दिया। ये विकल्प अतिशयोक्ति। प्रश्न संख्या 8, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए बेटा, बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। 4 विकल्प है, अतिशयोक्ति, बी व्यतिरेक, सी संदेह और डी अनुयोक्ति। तो बेटा जहां बात को बड़ा चढ़ाकर कह दिया है कि देख लो ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग के जैसी है और कितनी ऊंची हो रही है? गगन से मिलने जा रही है, इतनी भव्य और इतनी सुंदर है कि स्वर्ग जैसी हो गई है और गगन से मिलने वाली है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? 4 विकल्प है, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, सी विरोधाभास और डी विभावना। बेटा देखिए, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार में कारण नहीं होता, कार्य हो जाता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गए गा विधिवास असेखा। तो बिनु पग चले सुने बिन काना, जिसके पैर नहीं है वो फिर भी चलता है, आंख नहीं है फिर भी सुनता है। ईश्वर के बारे में बात की है कि जिसके ना तो पैर है, ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य की तरह ही क्रियाएं करता है, चलता भी है, सुनता भी है, बोलता ही भी है, स्पर्श भी होता है, लोगों को देखता भी है। तो जहां बिना कार्य के कारण हो रहा हो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। चलिए प्रश्न संख्या 10, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है बेटा? 4 विकल्प है, ए अर्थालंकार, बी शब्दालंकार, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो विरोधाभास है वो अर्थालंकार की श्रेणी में आता है, विरोधाभास अर्थालंकार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11,
विप्सा अलंकार में कौन सा अलंकार है? चार विकल्प है बेटा, ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी उभय अलंकार और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा विप्सा अलंकार शब्दालंकार होता है, याद रखना है। कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। प्रश्न संख्या 12, प्रतीप अलंकार इसमें से किससे संबंधित है? चार विकल्प है बेटा, ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उपमा अलंकार और डी श्लेष अलंकार। तो बेटा प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार से संबंधित होता है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद साही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चार विकल्प है, ए उल्लेख, बी प्रतीक, सी दृष्टांत और डी अन्वय। तो बेटा इसमें प्रतीक अलंकार है। प्रतीक अलंकार क्यों है? जहां देखिए, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, हे सुंदरी तू अपने मुख को, आनंद मतलब मुख, ठीक है, मुख, अपने मुख को घूंघट में क्यों छुपा रही है? आनंद साही चंद्र चमकता, तेरे मुख के जितना ही सुंदर चांद चमकता है, ऊपर फेर नयन तू एक बार ऊपर आंखें तो करके देख। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? उपमेय में, उपमेय कोई यहाँ पे क्या मान लिया जाता है? उपमान मान लिया जाता है। और जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ठीक है बेटा, देखिए, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। अब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताएं। चार विकल्प है, ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी उपमा और डी विरोधाभास। तो देखिए बेटा यहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। क्यों? देखिए, निंदक नियारे राखिए, निंदकों को, नियारे मतलब पास में, निंदकों को अपने पास में रखे, आंगन कुटी छवाए बिल्कुल अपने पास में रखे, अपने घर में ही अपनी छाया में रखे। क्यों? बिनु पानी साबन बिना निर्मल करत स्वभाव, बिना पानी और बिना साबुन के ये आपका स्वभाव को निर्मल करते हैं, क्योंकि जितनी आप में कमियां निकालते हैं आप अपनी उन्हीं कमियों के ऊपर काम करते हैं और कमियां दूर होती चली जाती है। और जहां बिना किसी काम के, जब विरोधाभास कहाँ होता है? जहां एक चीज की बिना ही वो काम हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जब विरोध हो रहा हो चीजों को। देखिए, तो आपको क्या करने के लिए? आपको किसी भी दाग को मिटाने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, दाग को मिटाने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है। वो कहती है साबुन नहीं है, पानी भी नहीं है, ये केवल अपनी चुगलियों से, अपनी बातों से आप में कमियां निकाल निकाल के आपके स्वभाव को निर्मल बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने स्वभाव के ऊपर जो भी आप में कमियां बता रहे हैं आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं और आप क्या करते जा रहे हैं? अपनी कमियों को दूर करते जा रहे हैं। तो वह कौन सा अलंकार होगा बेटा? वह होगा बेटा विरोधाभास अलंकार। अब देखिए, आप कहेंगे विभावना अलंकार में भी कार्य हो रहा था, कारण तो था नहीं। हाँ जी, बिनु पग चले सुने बिन काना कर बिर कर, वहां कोई आप पे कमियां नहीं निकाल रहा था, वहां कोई आपका विरोध नहीं कर रहा था। जहां कोई आपका विरोध कर रहा हो और उस विरोध से आपका भला हो रहा हो, तो वह कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? चार विकल्प है बेटा, सखी, मयंक तब मुख सम सुंदर, बी ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जानसी, हरिमुख मनोहर मधुर मयंक, डी तारे आसमान के हैं आए मेहमान बने। देखिए बेटा, भ्रांतिमान अलंकार कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है जब हमें किसी चीज में किसी दूसरी चीज का भ्रम हो जाए और हम उस कार्य को कर दें, भ्रम भ्रम में ही वो कार्य हम कर दें, तो आपका बी विकल्प हो जाएगा। क्यों? ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस के बिंदुओं को, उसकी बूंदों को हंसनी चुग रही है मोती जान के, वो भ्रम में नहीं पड़ी हुई है कि ये मोती है या ओस है, वो उन्हें मोती जान के चुग रही है, मतलब जहां कार्य हो रहा है भ्रमवश वहां पे कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार। और यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है बेटा। प्रश्न संख्या 16, देखिए बेटा अगर आप वीडियो दो चार बार देखेंगे आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? देखिए, ए ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान भी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, सी सफरी से चंचल घने मृग से पीन सुवेन, और डी मेरी भव बाधा रो राधा नागरी सोय।
तो भ्रांति अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है बेटा? ओस बिंदु चुग रही हंसनी, जहां भ्रम में रहकर व्यक्ति काम को कर दे, पूर्ण कर दे काम को, वहां कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है बेटा, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे मन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार? चार विकल्प है। ए भ्रांतिमान, बी संदेह, सी असंगति और डी उत्प्रेक्षा। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे मन मोर, यानी कि घनश्याम मतलब बादल को, घन श्याम को, जानी श्याम घनश्याम को, घनश्याम मतलब बादलों को, श्याम मतलब कृष्ण जी समझकर मोर नाचने लगे। कौन सा अलंकार है बेटा? भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 18, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज ताड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? देखिए बेटा, चार विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं। ए भ्रांतिमान, बी प्रतीप, सी समुच्चय अलंकार और डी एकावली अलंकार। तो बेटा इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। क्यों है चलिए देखते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का जो मोती था वो होठों की जो लाली थी उसके कारण कैसा लग रहा था? लाल हो रहा था। बीज ताड़िम का, ताड़िम मतलब अनार का बीज, अनार का बीज समझकर भ्रांति से, उसने भ्रम के कारण भ्रांति में आकर, देखिए भ्रांति से, भ्रांति भ्रम में आकर उसने उसे किसका बीज समझ लिया? अनार के दाने का बीज समझ लिया। देख कर सहसा हुआ सुख मौन, उसे देखकर जो सुख मतलब तोता था वो एकदम मौन हो गया, सोचता है अन्य सुख है क्यों। क्योंकि जब वो उस मोती के पास गया तो उसे उस मोती में से उसकी परछाई भी दिखने लगी और उसने कहा ये दूसरा सुख मतलब दूसरा तोता और कौन हो सकता है, मैं तो यही हूँ। ठीक है बेटा, यानी कि उसने क्या किया? उसने नाक के मोती को ताड़ी मतलब अनार के दाना, अनार का दाना समझ लिया। अनार का दाना कैसा होता है बेटा? लाल। और नाक का मोती अदर की क्रांति, उसकी जो नाक का मोती था उसके होठों की जो लाल, उसने जो होठों पे लाली लगाई थी उसकी चमक के कारण वो कैसा लग रहा था बेटा? लाल लग रहा था। तो भ्रम में ये सब हुआ। तो कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? चार विकल्प है। सोह तोड़े पीत पट, श्याम सलोने गात, बी नाक का मोती अधर की कांति से, बीज ताड़िम का समझकर भ्रांति से, सी शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात और डी उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो देखिए बेटा कौन सा अलंकार है यहाँ पे? यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार किसमें होगा? बी में। नाक का मोती अधर की क्रांति से, उसने नाक के मोती को होठों की चमक के कारण बीज ताड़िम का समझकर भ्रांति से, भ्रम में आकर उसे अनार का बीज समझ लिया। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? चार विकल्प है बेटा। ए विरह है अथवा यह वरदान, बी जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, सी प्रियतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी और डी देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही है। अब देखिए बेटा, विरह है अथवा यह वरदान ये तो हो नहीं सकता। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, सी प्रियतम को समझकर पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी, सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब ये विरोधाभास क्यों है बेटा? क्योंकि वो असामंजस्य की स्थिति में पड़ गई, उसे लगा कि शायद उसका प्रियतम आ रहा है, तो जाते जाते एक आहट सुनकर ना तो वहां से जा ही पा रही है ना रुक ही पा रही है, एक मन कर रहा है उसको चलूं, लेकिन जब वो आहट सुन रही है उसे लग रहा है शायद वो आ जाए। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे बेटा? विरोधाभास अलंकार। प्रश्न संख्या 21, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां अलंकार होता है। चार विकल्प है बेटा। ए उपमा, बी मानवीयकरण, सी अनुप्रास और डी श्लेष। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय चीजों का आरोप किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 22, ऊषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग है? चार विकल्प है बेटा। ए मानवीयकरण, बी उपमा, सी यमक और डी विभावन। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, जहां जड़ पर चेतन का आरोप होता है वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। देखिए उषा उदास, उदास मनुष्य होते हैं लेकिन उन्होंने उषा को क्या कह दिया? उदास। इन्होंने प्रकृति के ऊपर
मानवीय क्रियाओं का आरोप करती है। तो कौन सा अलंकार है बेटा? मानवीयकरण अलंकार। प्रश्न संख्या 23, अति कटु वचन कहती केकई, मानहु लोन जरे पर देहि। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चार विकल्प है बेटा, ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी श्लेष और डी विभावना। तो बेटा देखिए, किस अलंकार में जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसको वो क्या होता है? जनु मनु, जनु मनु जानहु मानो, या जानो मानो। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, ये शब्द उसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए, अति कटु वचन कहती केकई, मानहु, क्या हो गया? मानहु। क्या है बेटा? ये मानहु। ऐसे ही जानहु, ऐसे ही जनु, ऐसे ही मनु, जानो मानो, ये शब्द आपको उस पंक्ति में मिल जाएंगे। जिस पंक्ति में आपको ये सारे शब्द मिल जाए वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। केकई ने इतने कटु वचन कहे, मानो किसी ने, मानहु लोन जरे पर, जैसे किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। ठीक है बेटा, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये विकल्प बिल्कुल सही है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए जहां पर। प्रश्न संख्या 24, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? ए, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। बी, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो। सी, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो। डी, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। तो डी विकल्प हो जाएगा बेटा, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उपमेय में उपमान की कल्पना उत्प्रेक्षा, और उपमेय में उपमान की समानता उपमा, उपमा अलंकार हो जाएगा वहां पे। और उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना कर दी जाए वहां रूपक, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। डी विकल्प, उपमेय में उपमान की कल्पना हो वह कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है? चार विकल्प है बेटा, ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी उपमा और डी रूपक। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए। जैसे आप मैथ में करते हो ना, मानो एक्स बराबर 2 या वाई बराबर 1, ऐसे ही उपमेय में उपमान को मान लिया जाए, कल्पना कर ली जाए जहां पे, वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसका वो क्या है बेटा? जनु मनु जानहु और मानहु, ये इसमें इसके पहचान चिन्ह होते हैं जिसमें ये सब आ जाए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो बेटा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर हम पहुंचा सकें और हमें नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।